H2SO4। हम लोगों ने कॉन्टैक्ट प्रोसेस सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेपरेशन कैसे करते हैं और कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या होता है उसकी सारी तफसील करनी है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड को शुरू करने से पहले हम लोग ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर जो है वो पढ़ रहे हैं, टॉपिक है जिससे रिलेटेड पेपर में अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं जी। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ठीक है जी। सल्फर के दो ऑक्साइड्स होते हैं। द फर्स्ट वन दैट इज कॉल्ड एज द SO2, द सेकंड वन दैट इज कॉल्ड एज द SO3। ठीक है जी, इसको हम पढ़ते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और इसको हम पढ़ते हैं सल्फर ट्राई ऑक्साइड। दूसरी चीज, ये SO2 में अगर आप लोग सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी निकालो, मैंने पिछले चैप्टर में रिडॉक्स जब करवाया है उसमें मैंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालनी सिखाई थी, कैसे निकालते हैं सल्फर की। इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है, प्लस या माइनस में नहीं लिखा हुआ तो इज इक्वल टू 0 लिख दें। ऑक्सीजन की वैलेंसी मैंने आपको कहा था याद रखनी है, हमेशा -2 होती है। इसके कितने एटम्स हैं? 2, तो टाइम्स 2 कर लें। सल्फर की निकालनी है, इसको ऐसे ही लिख दें और इसका एक ही एटम है तो टाइम्स 1। सो S-4 is equal to 0, -4 will go on the other side to become +4। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वैलेंसी +4 लिख रही है। तो मेरे बच्चों इसको हम लोग सल्फर 4 ऑक्साइड का भी नाम देते हैं। और अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं तो वो +6 निकलेगी। यहीं से कैलकुलेट कर लो, -2 3 से -6, दूसरी तरफ जाके +6 हो गया। सो दिस इज कॉल्ड एज द सल्फर 6 ऑक्साइड। तो एक आध बार पेपर में सल्फर 4 ऑक्साइड और सल्फर 6 ऑक्साइड का वर्ड यूज किया हुआ था, तो मैंने कहा बेहतर है आप लोगों को बता दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि ये कोई पता नहीं शायद नई चीज आ गई है। ठीक है जी, तो ये दो दो जो है वो इनके नाम जो है वो आप लोग याद कर लें। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगली चीज जो हम लोग शुरू कर रहे हैं माय डियर, दैट इज द प्रेपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है ये बड़ी इंपॉर्टेंट गैस है, क्योंकि आगे हमने पढ़ना है सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेपरेशन। उसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो उसकी प्रेपरेशन में यूज होती है। तो दैट इज व्हाई यू शुड नो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू प्रिपेयर द सल्फर डाइऑक्साइड गैस। सबसे पहली चीज मेरे बच्चों, आपने सल्फर ले लेना है। सल्फर का फॉर्मूला होता है S8। जिस तरीके से क्लोरीन का फॉर्मूला Cl2, नाइट्रोजन का N2, ऑक्सीजन का O2 होता है, दो दो एटम्स आपस में जुड़े होते हैं। सल्फर के 8 एटम्स आपस में जुड़े होते हैं, कैसे? रिंग की फॉर्म में। इस तरह एक रिंग बना होता है, लाइक दैट 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज 8, और ये पूरा एक रिंग बना होता है। सल्फर ग्रुप 6 का होता है, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 कम है, तो ये 2 ही बॉन्ड बनाता है। तो आप लोग चेक कर लेंगे हर सल्फर ने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं कोवेलेंट। ठीक है जी, तो दिस एग्जिस्ट इन S8 फॉर्म। तो पेपर में याद रखना, ये भी एक बार पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, द फॉर्मूला ऑफ सल्फर दैट इज S8। ठीक है जी, तो अक्सर बच्चे वहां पे S2 लिखाए थे या कुछ S4 लिखाए थे, so it is always S8। okay, this is the formula of sulfur। it is actually a yellow solid, ये yellow color का solid होता है। now what you are supposed to do my dear students, you have to heat it up। इसको आप हीट करें तो 114 डिग्री सेल्सियस पे जाके ये मेल्ट हो जाएगा। इट विल मेल्ट and form a yellow liquid। okay, so this yellow solid would change into a yellow liquid। so you are going to heat it, continue heating it। so when you heat it, what would happen? It will change its color to red, so it would become the red liquid। okay, so again heating it, हीट करते जाएं इसको, तो what would happen at 444 डिग्री सेल्सियस? it will start boiling, ये बॉयल होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही ये बॉयल होगा, it catches fire, इसको आग लग जाएगी, and burns with a blue flame
टू फॉर्म SO2। ठीक है जी। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो आपकी बन जाएगी। कैसे बनेगी ये देखें, सल्फर O2 के साथ मिलके SO2 बन जाता है। तो नॉर्मली जो आपकी इक्वेशंस लिखी होती है ना, असल इक्वेशन ये वाली होती है, ये देखें S8 प्लस O2 इज गोइंग टू फॉर्म SO2। इसको बैलेंस करना है तो 8 यहाँ पे आएगा और ये 8 2 सा 16 है, यहाँ पे भी 8 आएगा। तो असल इक्वेशन ये है, लेकिन इससे बैलेंसिंग करनी काफी मुश्किल हो जाती है। तो साइंटिस्ट ने इसका तरीका क्या निकाला, उन्होंने कहा यार एस लिख के ना इसको इसको कर लिया करो, तो इससे बैलेंसिंग सिर्फ आसान हो जाती है। तो इसीलिए नॉर्मली जब हम लोग नॉर्मल सल्फर को यूज करते हैं तो वी टेक सल्फर नॉट एस एस8, अपनी इक्वेशंस में उसको एस की फॉर्म में यूज करते हैं, लेकिन असल इक्वेशन ये वाली बनती है जी, ये तो आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन जाती है जी। सो यू टेक सल्फर, heat it, it will melt, form yellow liquid. Yellow liquid will change its color from yellow to red. Then red liquid, when it is being heated, it will start boiling at 444 degrees Celsius, and then it catches fire and burns with a blue flame to produce sulfur dioxide gas, and this is the whole equation. Okay. So now, my dear students, we are going to start with the properties and uses of SO2. So what are the uses and properties of SO2? इसके uses बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो 90% आ जाता है। तकरीबन हर पेपर में इसके यूज और प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन कुछ ना कुछ पूछा होता है। तो पहला इसका यूज क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस को हम लोग यूज करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन में। ओके, सो व्हाई वी यूज इट, बिकॉज दिस सल्फर डाइऑक्साइड माय डियर, it is used in the preparation of sulfuric acid, okay, contact process में। तो ये इससे यूज करके सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। तो ये इसका पहला यूज है, SO2 is used in contact process for the preparation of sulfuric acid. Okay, so this is my dear the first property. The second property of the sulfur dioxide, सल्फर डाइऑक्साइड जो है मेरे बच्चों, ये अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल बाजारों में टिन के अंदर जो है ना वो कोरमा भी आ रहा है, साग भी आ रहा है और डिफरेंट ये कैंड फूड्स आ रहे हैं। ठीक है जी। तो ये असल में बनाए क्यों गए थे, ये बनाए गए थे कि जो बेचारे फौजी जो है वो सरहदों के ऊपर जाके लड़ रहे हैं, उन बेचारों को ताजा खाना तो उस वक्त तो पकाने का होश ही नहीं होता भाई, उस वक्त बम चल रहे होते हैं। तो उसके लिए फिर वो क्या करते हैं, कैंड फूड भेज देते हैं कि उन बेचारों का कभी कोरमा खाने को दिल चाहे तो वो जनाब जो है ना उसको डाल के और उसको बस हीट करके गर्म कर दें। ठीक है जी, तो वो गर्म करके उसको खा ले। तो उसको प्रिजर्व करने के लिए, ज्यादा देर तक स्टोर रखने के लिए कि वो खराब ना हो, उसको हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड गैस में से यूज करते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन जैम्स, मार्मलेट्स एंड द कैन्ड फूड्स। ठीक है जी, तो इसको लिखते हैं। दूसरा यूज इसका, सल्फर डाइऑक्साइड is used as preservative in jams, marmalades, marmalades पता है ना वो जिसमें छोटे छोटे फ्रूट होते हैं, जैम की तरह होता है यार, एंड कैन फूड्स, कैन में आने वाले जितने भी फूड्स हैं, ठीक है जी, उनमें ये यूज होता है। अच्छा जी, थर्ड इसका यूज जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस का मेरे बच्चों वो क्या होता है, थर्ड इसका यूज जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड का, आप लोगों ने देखा होगा ये जो पेपर बनता है, कागज बनता है, ये किस चीज से बनता है, वुड पल्प से बनता है। लकड़ी को जनाब लेके उसको अच्छे तरीके से जनाब कूटते हैं, उसके धागे धागे से बन जाते हैं और वो एक पल्प सा बन जाता है। तो वो पल्प नॉर्मली येलो या रेड कलर का होता है। ठीक है, तो उससे अगर कागज बनाया जाए तो वो ऐसे पीला पीला सा या रेड कलर का होगा, जिसको रफ पेज कहते हैं। तो उसको व्हाइट करने के लिए जो आप लोग यूज कर रहे हो व्हाइट कलर का पेज, तो उसको ब्लीच करने के लिए हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड गैस में से यूज करते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड इज यूज्ड टू ब्लीच द वुड पल्प इन द पेपर इंडस्ट्री। ठीक है जी, तो इसका थर्ड यूज है, SO2
is used to bleach wood pulp in paper industry। ठीक है जी। और फोर्थ इसका यूज जो है मेरे बच्चों, सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो होती है ये जर्म्स को किल करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अक्सर आप लोग कभी किसी स्विमिंग पूल में नहाने गए हो तो उसमें उन्होंने क्लोरीन डाली होती है ताकि जर्म्स वगैरह मर जाएं। ठीक है, तो इसी तरीके से क्लोरीन की जगह सल्फर डाइऑक्साइड को भी अगर उसमें एंटर कर दें तो वो भी जर्म्स को किल कर देती है। तो ये भी जर्म्स को किल करने के लिए इस्तेमाल होती है। नॉर्मली इसको जो है ना वो हम लोग ये जो बेबी बोटल्स नहीं होती, बच्चे जो फीडर पीते हैं, तो वो माएँ क्या करती हैं कि उनको जर्म से किल यानी वो जो उसके अंदर जर्म्स ग्रो किए होते हैं उन जर्म्स को किल करने के लिए वो उसमें एक टैबलेट आती है बाजार से जिसको कहते हैं कैम्पटन टैबलेट। तो वो कैम्पटन टैबलेट पानी के साथ डालती हैं तो वो बहुत थोड़ी सी सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है जो कि जर्म्स को किल कर देती है। ठीक है, बेबी बोटल्स में से, क्योंकि उसके अंदर वो फैट्स और दूध वगैरह जमता है तो वो जर्म्स ग्रो करने का एक बहुत अच्छा मीडियम होता है। तो उनको किल करने के लिए हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड इज यूज्ड टू किल germs and bacteria in baby bottles। ठीक है जी। और आखिरी चीज मेरे बच्चों जो इसका प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये एक एसिडिक गैस है। नॉन मेटल के जितने भी ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक होते हैं। एसिडिक और रिड्यूसिंग एजेंट गैस होती है। ये मैंने आपको जब रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ाया था उसमें बताया था कि सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का नाम याद रखें, दीज आर द रिड्यूसिंग एजेंट गैसेस। ठीक है, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट गैस है। रिड्यूसिंग एजेंट किसके साथ रिएक्ट कर सकती है, लास्ट टाइम बताया था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दो होते हैं स्टैंडर्ड, कौन कौन से, कम ऑन, एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट, उसका ये कलर चेंज कर देगी पर्पल टू कलरलेस। तो ये इसका टेस्ट भी है। ठीक है जी, तो इसको लिखें, सल्फर डाइऑक्साइड इज एन एसिडिक एंड रिड्यूसिंग एजेंट गैस and it turns acidified potassium magnate from purple to colorless। ठीक है बच्चों, ये इसके जो है वो यूजेस है। इसको रख कर दूं। Okay guys, now we are going to start with the preparation of sulfuric acid, that is the contact process। अब हम लोग कॉन्टैक्ट प्रोसेस को जो है वो तफसील से जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज एक्चुअली द प्रिपरेशन ऑफ H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन है जी। ठीक है जी। कॉन्टैक्ट प्रोसेस या सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन जो है उसके लिए 5 स्टेप्स यूज होते हैं। 5 डिफरेंट स्टेप्स हैं। कौन कौन से स्टेप्स हैं? सबसे पहला स्टेप, स्टेप 1। स्टेप 1 में हम लोग क्या करते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया, सल्फर में इसको हीट करें, मेल्ट होगा, मेल्ट होके कलर चेंज करेगा और उसके बाद बॉईल करेगा और ऑक्सीजन के साथ मिलके सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना देगा एंड इट बर्न्स विद अ ब्लू फ्लेम। तो वो जो मैंने आपको सल्फर डाइऑक्साइड गैस की प्रिपरेशन लिखवाई है, दैट इज यूज्ड इन द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद दूसरी चीज, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड बनती है, इट्स एक्चुअली अ गैस। ठीक है जी। ये जो गैस होती है इसके अंदर दो इंप्योरिटीज जो हैं वो शामिल हो जाती हैं, दो सॉलिड इंप्योरिटीज। वो क्यों शामिल हो जाती हैं? क्योंकि जो नॉर्मली हम लोग सल्फर लेते हैं ना, वो सल्फर प्योर नहीं होता, उसके अंदर जो है वो डस्ट के पीसेस होते हैं और एक चीज आर्सेनिक उसके अंदर नॉर्मली मौजूद होती है। तो जब हम सल्फर को बर्न करते हैं तो उसके अंदर दो सॉलिड इंप्योरिटीज जो है वो शामिल हो जाती हैं। उसमें कौन कौन सी? एक तो डस्ट और दूसरी चीज में शामिल होती है आर्सेनिक ऑक्साइड। ये दोनों सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, कई दफा घर में आप बैठे हो, घर में अंधेरा है,
सूरज की रोशनी की अगर एक किरण अंदर आ रही हो तो उसमें आपको वो छोटे छोटे से जनाब जर्रे जर्रे से वो घूमते फिरते हुए नजर आ रहे होते हैं। तो वो डस्ट और डस्ट पार्टिकल्स वो भी होते हैं, तो इसमें भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। अब मसला ये है कि भाई ये डस्ट पार्टिकल्स और आर्सेनिक ऑक्साइड ये अगर रहेंगे सल्फर डाइऑक्साइड गैस में तो हमें इससे क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि स्टेप 3 में जाके हम लोगों ने एक चीज यूज करनी है, कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट कैटलिस्ट हमने जो यूज करना है उसका नाम है वेनेडियम 5 ऑक्साइड। ठीक है जी, ये कैटलिस्ट यूज करना है और कैटलिस्ट का काम क्या होता है? स्पीड को बढ़ाना। ठीक है, बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। ये मैं आप लोगों को इंथैल्पी चेंज वाले रिएक्शन इंथैल्पी चेंज वाले में बता चुका हूं तफसील से। अब ये जो सॉलिड चीजें हैं भाई ये क्या करेंगी? ये अगर सल्फर डाइऑक्साइड गैस के अंदर मौजूद है तो ये कैटलिस्ट के ऊपर जो है वो इस तरीके से चिपक जाएंगी सारी, लाइक दैट, ये इस तरह। और इसके ऊपर ये चिपक जाएंगी सॉलिड चीजें। ठीक है, अब कैटलिस्ट जो है वो प्रॉपरली अपना काम नहीं कर पाएगा, इसका काम स्पीड को बढ़ाना है तो ये स्पीड को नहीं बढ़ाएगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं पॉइजनिंग ऑफ कैटलिस्ट हो गई है। तो पॉइजनिंग ऑफ कैटलिस्ट हो गई है, तो कैटलिस्ट अपना काम नहीं करेगा, पॉइजनिंग हो जाएगी इसकी। तो फिर हमें तीसरे स्टेप में जाने से पहले, ये कैटलिस्ट यूज करने से पहले, ये जो सॉलिड चीजें हैं उनको गैस में से रिमूव करना है। तो उसको रिमूव करने के लिए एक तरीका इस्तेमाल होता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन। व्हाट इज दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन? आप लोगों ने फिजिक्स में ये रूल पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक का। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग क्या करते हैं, मैं देसी तरीके से आपको चीजें समझा रहा हूं ताकि तुम्हारे पल्ले पड़ जाए। आप लोग एक इस तरीके से वायर गॉज ले लेते हो, जाली ले लेते हो लोहे की बनी हुई, ये वायर गॉज है, वायर गॉज लोहे की जाली जो अक्सर खिड़कियों के बाहर में लगी होती है यार, लेके और इसको तुम लोगों ने क्या करना है, एक कपड़े के साथ रगड़ना है। कोई भी कपड़ा ले लो। जब भी दो चीजों को हम लोग रब करते हैं, ये मार्कर है, इसको मैं अपने सर के ऊपर रगड़ता जाऊं और बाद में यहाँ पे कागज के पीसेस लेके उसके पास लेके जाऊं तो ये उसके साथ चिपकना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब मैं इसको रगड़ रहा होता हूं तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एक चीज इलेक्ट्रॉन लूज करती है, एक गेन करती है। ठीक है जी, तो यहाँ पे भी यही हिसाब होगा, जब वायर गॉज को कपड़ों के साथ रब करेंगे तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज नॉर्मली आ जाता है, इट गेट द नेगेटिव चार्ज। ठीक है जी, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस इसमें से निकलती है, तो जब इसमें से इसको गुजारते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड तो गैस है, इसको तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ये जो सॉलिड इंप्योरिटीज हैं जब ये इस वायर गॉज में से गुजरेंगी तो वायर गॉज क्योंकि नेगेटिव है तो वो इनको भी नेगेटिव बना देगी, तो डस्ट नेगेटिव हो जाएगी और आर्सेनिक ऑक्साइड इट वुड आल्सो बिकम नेगेटिवली चार्ज। और उसके बाद हम लोगों ने दो प्लेट्स ऊपर लगाई होती हैं पॉजिटिव की। ठीक है जी, तो सल्फर डाइऑक्साइड तो गैस है, ये तो न्यूट्रल है, इसको कुछ भी नहीं हुआ तो ये यहां से बाहर निकल आएगी। ये डस्ट नेगेटिव चार्ज हो चुकी है तो ये इनके साथ जो है वो चिपकना शुरू हो जाएगी, तो इसके जो जर्रे हैं वो इनके साथ चिपक जाएंगे, तो आपकी जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो प्योर होके और बाहर आ जाएगी। सो दिस होल प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन। आपकी बुक्स में चीजों में इसकी पूरी डिटेल नहीं है, मैंने आप लोगों को फुल डिटेल बता दी है कि द सॉलिड impurities, dust and arsenic oxide, they are removed from the sulfur dioxide gas by a process electrostatic precipitation. In that process we pass sulfur dioxide gas with its impurities through the negatively charged wire gauze. Okay, so these dust and arsenic they would become negatively charged and we pass them through the positive plates and they are attracted towards the positive plates and sulfur dioxide would come out in the form of pure gas. तो इसको वर्डिंग में आप लोगों ने अगर लिखना है तो अपनी वर्डिंग में लिख लीजिएगा, मैं इसकी मजीद तफसील में नहीं जा रहा। नेक्स्ट चलते हैं जी स्टेप 3। स्टेप 3 में हम लोग जा रहे हैं। स्टेप 3 में क्या होगा, ये आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ये ऑक्सीजन के साथ मिलेगी
तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगा। और ये जो रिएक्शन है ये आपका एक्सोथर्मिक है, इसकी डेल्टा एच नेगेटिव है। इसमें वैनेडियम 5 ऑक्साइड इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट 450 टू 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और इसमें 1 टू 2 एटीएन जो है वो हम लोग प्रेशर करते हैं। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, पिछला चैप्टर मैंने रिवर्सिबल रिएक्शन करवाया था, तो अब इसमें चीजें जरा गौर से देखते जाएं। ये रिएक्शन इसकी डेल्टा एच नेगेटिव में है, सो द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, तो बैकवर्ड क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। तो हमें क्या चीज बनानी है, असल में SO3 बनानी है ज्यादा, इसकी यील्ड ज्यादा करनी है। यील्ड का मतलब होता है अमाउंट, तो इसकी यील्ड ज्यादा करने के लिए अगर टेम्परेचर की बात करें तो ये ज्यादा अगर बनेगा तो एक्सो, एक्सो का मतलब टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, कम ऑन, अगर हम चाहते हैं एक्सोथर्मिक की तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट, प्लीज टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा। टेम्परेचर कम करेंगे तो SO3 ज्यादा बनेगी, ठीक है। टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तो एंडो की तरफ जाएगा, पीछे की तरफ, तो ये चीज ज्यादा बनेगी, ये कम हो जाएगी। तो हमें फिर क्या करना चाहिए, टेम्परेचर कम रखना चाहिए। लेकिन अगर आप गौर करें, हमने तो टेम्परेचर भाई दबा के रखा हुआ है 450 से 500 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या वजह है, उसकी वजह बड़ी सिंपल है कि नो डाउट लो टेम्परेचर पे SO3 ज्यादा बनती है। क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम इस साइड पे शिफ्ट हो जाता है, इसकी अमाउंट ज्यादा बनती है, इसकी यील्ड ज्यादा होती है। लेकिन एक प्रॉब्लम है भाई, क्या पता वो चीज 10 साल के बाद जाके बने, हम लोग वेट करते हैं वो बन जा भाई बन जा, बनेगी ज्यादा, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो हो जाएगी। मैं तुम लोगों को छोटी सी एग्जांपल पहले भी दी थी कि अगर आप लोग घर में मीट लेके आते हैं, उसको घर के कमरे में रखते हैं, तो वो भाई 1-2 दिन के बाद उसमें से स्मेल आना शुरू हो जाएगी, खराब हो जाएगा। फ्रिज में रखें तो 5-6 दिन निकाल जाएगा, फ्रीजर में रखें तो 6 महीने भी निकाल जाएगा। तीनों प्लेसेस के ऊपर गलने सड़ने का अमल हो रहा है, लेकिन फ्रीजर में वो अमल बहुत कम, स्लो हो गया है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर कम हो गया। तो यहाँ पे भी भाई लो टेम्परेचर पे SO3 नो डाउट ज्यादा बनेगी, लेकिन बनेगी बहुत स्लो, उसको 10 साल भी लग सकते हैं। और हाई टेम्परेचर पे SO3 बनेगी कम, लेकिन बन जल्दी जाएगी। तो हम कहते हैं भाई कम बने जल्दी बन जाए, ताकि हम लोग भाई सल्फ्यूरिक एसिड बना सकें। तो इसीलिए टेम्परेचर हमने ज्यादा रखा हुआ है, ठीक है जी। और दूसरी चीज, प्रेशर अगर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम आपको पता है उस साइड पे शिफ्ट होता है जिधर गैसेस के कम मोल्स होते हैं। तो ये सारी चीजें गैसेस हैं, प्रेशर बढ़ाएंगे तो इधर 3 मोल्स हैं, 2 and 1 3, इधर 2 मोल्स हैं। प्रेशर के बढ़ाने से इधर को जाएगा क्योंकि इधर कम मोल्स हैं। तो हमने प्रेशर भी भाई नॉर्मली रखा हुआ है 1 to 2 atm। तो उसकी वजह ये होती है भाई कि अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल में सिर्फ 1 मोल का फर्क हो, तो प्रेशर के बढ़ाने से इसकी अमाउंट तो बढ़ेगी, इस तरफ कोई इक्विलिब्रियम शिफ्ट तो होगा, लेकिन इतना ज्यादा अमाउंट नहीं बढ़ेगी जितना हमारा प्रेशर बढ़ाने पे खर्चा आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए फिर हम कहते हैं भाई इसको नॉर्मल हवा वाले प्रेशर पे चलने दो, क्योंकि हमें चीजों की कॉस्ट भी बढ़ानी होती है, ठीक है जी। और तीसरी चीज ये कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कोई भी कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन की स्पीड को ज्यादा करता है। और अक्सर बच्चों के जहनों में गलत कंफ्यूजन है कि कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता, ठीक है। मैंने आप पहले भी बताया था कि कैटलिस्ट टेक पार्ट इन द रिएक्शन, रिएक्शन में हिस्सा लेता है, लेकिन जितना हिस्सा लेता है उतना ही एट द एंड वो बन जाता है जी, ठीक है जी। तो ये चीजें आप लोग लिख लीजिए कि एट लो टेम्परेचर द यील्ड ऑफ SO3 is greater, but rate of reaction would become very slow। और दूसरा पॉइंट लिखें, at high temperature the yield of SO3 is less, but the rate of reaction is faster। We apply the atmospheric pressure
1 to 2 ATM as there is no much difference in gaseous moles on both sides of equation. ठीक है जी। और अगली चीज, vanadium 5 oxide is catalyst and increases the rate by lowering activation energy। ठीक है बच्चों, तो यू शुड नो ऑल दीज थिंग्स। ठीक है जी, ये हमारे 3 स्टेप्स जो है ये हो चुके हैं जी। अच्छा जी, उसके बाद स्टेप 4 है। अब ये जो SO3 बने ना, इसको अगर पानी में डाल दें तो इससे सल्फ्यूरिक एसिड तो बन जाता है, लेकिन इतनी ज्यादा हीट एनर्जी बनती है कि ये सल्फ्यूरिक एसिड के फ्यूम्स बन जाएंगे। फ्यूम्स का मतलब कि ये वेपर्स बन जाएंगे। और सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता है बड़ा खतरनाक होता है भाई। अगर किसी बंदे की बॉडी में एंटर हो जाए सांस के रास्ते, तो वो जनाब आपके सारे लंग्स को, पूरा इंटरनल बॉडी को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा। तो इसीलिए हम लोग इसको डायरेक्ट पानी में नहीं डालते। हम लोग क्या करते हैं, ये SO3 को हम लोग कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं। हालांकि बना भी हम सल्फ्यूरिक एसिड रहे, तो इसमें डालते हैं तो क्या बनता है, ये H2, ये S दो है, तो S2, ये 3 और 4 7 ऑक्सीजन है, तो O7 ये चीज बन जाती है ओलियम। और उसके बाद आखिरी स्टेप आपका है स्टेप 5। ये जो ओलियम है H2S2O7, इसको पानी में डालें तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएंगे। एक जो यहाँ पे यूज हुआ है वो बन जाएगा, और दूसरा SO3 और पानी के साथ मिलके जो है वो दूसरा मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप लोगों की सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेपरेशन होती है। इसके यूजेस वगैरह कल करके और पास पेपर के क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।